ये न्यूज़ तो आपने ज़रूर सुनी होगी, वाई ले ऑफ्स इन आईटी सेक्टर। आजकल आईटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा ले ऑफ्स हो रहे हैं, लोगों को भगाया जा रहा है, निकलो यहाँ से। लोग के पास जॉब नहीं है और जो बीटेक करने वाले हमारे यहाँ पे छिछोरे हैं, वो सब सोच रहे हैं कि हमारी प्लेसमेंट कैसे लगेगी। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है, ये ऐसा हो क्यों रहा है, इसमें किसका रोल है, इतने सारे इतनी अचानक से जो है ले ऑफ होने लग गए, इसका रीज़न क्या है, रिसेशन क्यों आ रहा है। आइए हम इसके बारे में इस वीडियो में बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आपको जानना पड़ेगा साउथ ईस्ट एशिया के बारे में। ठीक है, तो साउथ ईस्ट एशिया क्या है? एक तरह का साउथ ईस्ट एशिया है, सिंपल एक जोग्राफिकल एरिया है, और जिसमें कई सारी कंट्रीज़ आती हैं। और ये कंट्रीज़ क्या है? बटरफ्लाई इकॉनमी है। बटरफ्लाई इकॉनमी का मतलब ये है कि ये कंट्री जो है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकॉनमी है। ये अपना सामान जो है बाहर बेचती है और इसी से अपनी कंट्री की इकोनॉमी को आगे बढ़ाती हैं। तो इन कंट्री का काम ये होता है कि दूसरी कंट्री में जाएं, एनालिसिस करें, डिमांड को देखें, स्टडी करें कि किस चीज़ की डिमांड हो रही है, और इसी को अपने आप प्रोडक्शन करके एक्सपोर्ट करके सस्ते दामों में बेचने का काम होता है साउथ ईस्ट एशियन कंट्री का। ठीक है, तो ये सारी कंट्री है, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपीन, कई सारी कंट्रीज़ में आती है। तो ये कंट्रीज़ का काम यही है कि ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकॉनमी ये लोग हैं, इसी को बटरफ्लाई इकॉनमी बोलते हैं। तो अब जब ये क्या करने लग गए, जैसे ही ये लोग साउथ ईस्ट एशियन लोग एक्सपोर्ट करने लग गए, तो यूएसए में इसका प्रभाव यह पड़ा कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, क्योंकि सारा माल जो है बाहर से आ रहा है प्रोडक्शन का। तो जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी तो लोग प्रोटेस्ट करने लग गए कि हमारी जॉब जा रही है। तो जब लोग प्रोटेस्ट करने लग गए और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ने लग गई, और क्योंकि ये कंट्री जो थी एक्सपोर्ट कर रही थी, साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज एक्सपोर्ट कर रही थी सब कुछ, तो यूएसए डॉलर जो था वो कहाँ जा रहा था? वो जा रहा था साउथ ईस्ट एशिया में, क्योंकि कोई सामान जब खरीदोगे तो पैसा तो दोगे, अब पैसा दोगे तो वो पैसा उसी कंट्री में जाएगा। तो यूएसए डॉलर जो था वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में जा रहा था। इसी से क्या हुआ? करेंसी क्राइसिस होगा। कहाँ पे? यूएसए में। तो हमको यूएसए में करेंसी क्राइसिस देखने को मिलता है। अब ये मैं बात कर रहा हूँ 1996 की। 1996 की बात कर रहे हैं, 1996 1997। तो करेंसी क्राइसिस जो है उसकी शुरुआत होती है यूएसए में। तो आप देख सकते हैं सारा का सारा यूएस डॉलर कहाँ चला गया? साउथ ईस्ट एशियन में चला गया। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, प्रोटेस्ट बढ़ गया। अब इसी चीज़ को ठीक करने के लिए ये यहाँ की सरकार कुछ तो करेंगी। तो इन्होंने कुछ करने के लिए आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, इन दो लोगों से पूछा कि आप बताइए कि अब क्या करें, क्योंकि हम तो आपके आपके गाइडेंस पे चलते थे। क्योंकि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ एक बात हमेशा बोलता है कि आपकी कंट्रीज अगर स्टेबल रहनी चाहिए तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप ट्रेड करते रहो, आप एक्सपोर्ट करते रहो, और आप अपनी इकोनॉमी को ओपन रखो, लेस इज फेयर जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो अब यूएसए ने बोला कि यार हम तो वही कर रहे थे। तो इन्होंने बोला यार एक काम करते हैं, हम सब ना मिल के बैठ के बात करते हैं इस बारे में, है ना, चाय पे चर्चा भी हो जाएगी, तो अपनी टपरी पे मिलते हैं। तो ये सारे लोग आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, इन्होंने बोला सब कंट्रीज़ को कि आइए बैठते हैं, बात करते हैं कि ऐसा हुआ क्यों कि एक्सपोर्ट भी हो रहा है, ओपन इकोनॉमी भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, जो हमने बताया वो हो रहा है, बट हमारे जो हमने बताया उसका गलत इम्पैक्ट कैसे होगा कि यूएसए में करेंसी क्राइसिस आ गई। एक कंट्री साउथ ईस्ट एशिया के आ जाने से इतना ज़्यादा जो है अनएम्प्लॉयमेंट और प्रोटेस्ट क्यों हो गया? ठीक है, तो जो बातचीत करनी थी बैठ के, इसी को बोला गया G20। ठीक है, तो G20 का नाम आपने बहुत सुना है, आजकल चल भी रहा है न्यूज़ में। तो G20 का काम बस ये है कि ये लोग क्या करते हैं, जो क्राइसिस वाइसिस आते हैं ना कंट्रीज़ में, तो उसी उसी चीज़ की एनालिसिस करते हैं और ये डिसीजन लेते हैं कि आगे आने वाले टाइम में ये सारी चीज़ें ना हो। तो G20 को बनाया गया, हमको भी बुलाया गया, हम भी चले गए चाय समोसा खाने वहाँ पे बातचीत करने कि देखते हैं भाई इकनॉमी क्या होती है। हमने नया नया पढ़ना चालू किया था इकॉनमी। तो आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इन दोनों ने जो है मिलके G20 की शुरुआत करी। अब G20 जो है पहले शुरुआत में G7 से शुरुआत हुआ, आज G20 बन चुका है, क्योंकि इसमें 20 कंट्री है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है ना G20 बना क्यों? G20 इसलिए बना है क्योंकि एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया था, है ना। एशिया में सारा का सारा यूएसए डॉलर चला गया था। यूएसए में क्या हो गया था? अनएम्प्लॉयमेंट हो गई थी और प्रोटेस्ट हो गया थे। वो क्यों हो गए थे? क्योंकि वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकॉनमी है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जब ये सब हुआ तो इन्होंने बातचीत करी और कुछ कुछ सुलझा के इन्होंने यूएसए की मार्केट को जो है वो नॉर्मलाइज कर दिया, और वहाँ की मार्केट नॉर्मल चलने लगी। बट साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ का तो गलत हो गया ना काम। ठीक है, तो हम देखते हैं अभी साउथ ईस्ट एशियन ने क्या किया। बट थोड़ा सा G20 के बारे में जानते हैं कि G20 मैंने आपको बताया ना क्यों बना था, संगठन था, ये वो था। तो ये डेफिनेशन से मैंने लिख रखी है, आप लोग पढ़ सकते हैं। और G20 के बारे में कुछ कुछ बातें हैं। जीडीपी 80% जाता है वहाँ से, 75% ट्रेड होता है, और 60% ग्लोबल पॉपुलेशन जो है रिप्रेजेंट होती है G20 में। तो ये सब फोटोज़ वगैरह जो है आपको न्यूज़ वगैरह में दिख जाएगी। अब साउथ ईस्ट एशिया ने नया मूव क्या रखा, क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया का जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड था वो G20 के आने के चक्कर में सब ठीक हो गया था। तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री ने ये किया कि उन्होंने एक नया सेक्टर को आइडेंटिफाई किया, जिसको बोला इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सर्विस सेक्टर। यानी कि उन्होंने ये बोला कि हमारा प्रोडक्शन जो था वो जहाँ जा रहा था,
अब उसको तो फुलफ़िल कर लिया उनके खुद के लोगों ने ही, क्योंकि प्रोटेस्ट हो रहा था कि हमको अपना ही सेल्फ डेवलपमेंट करना है, खुद से करेंगे। तो वो लोग यूएसए के लोग खुद से करने तो लग गए, बट एक जगह उन्होंने छोड़ दिया जिसका फ़ायदा उठाया साउथ ईस्ट एशिया ने। इस कंट्री ने बोला कि हम आईटी सेक्टर जो यूएसए और यूरोप के कंट्रीज़ में है, हम आईटी सेक्टर को कैप्चर करेंगे। तो साउथ ईस्ट एशिया से छोकरे जो है जाने लग गए काम वाम करने, और वहाँ का जो मैन पावर था, साउथ ईस्ट एशिया का मैन पावर, वो सेटल होना चालू हो गया यूएस में। और जब वहाँ सेटल होने लग गया, तो वहाँ से जब सेटल हुआ तो वहाँ से पैसे कमाता था, और जब पैसे कमाता था तो अपनी कंट्री वापस भेजता था। ठीक है, तो यूएस डॉलर जो है फिर से साउथ ईस्ट एशिया में वापस शिफ्ट होने लग गया। इससे क्या क्रिएट हुआ, 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस। ठीक है, तो आई होप आपको 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस समझ में आया कि वो क्यों हुआ था। ठीक है, क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया ने वहाँ के मार्केट जो थी आईटी सेक्टर की वो कैप्चर करी, जिससे यूएस डॉलर दोबारा शिफ्ट हुआ साउथ ईस्ट एशिया में। तो आप देख सकते हैं ट्रेंड कैसे चल रहा है। पहले 1997 में जो यूएस डॉलर था वो वहाँ एक्सपोर्ट के चक्कर में वो साउथ ईस्ट एशिया की तरफ रहा। फिर जब रिवाइव हो गई तो यूएस डॉलर वापस कर लागे कहाँ पे, यूएसए में। अब आईटी सेक्टर को कैप्चर करा साउथ ईस्ट एशिया, तो यूएस डॉलर वापस कहाँ रहा है, साउथ ईस्ट एशिया में। 2008 की बात है। अब इसी सिलसिले में यूएसए ने क्या बोला, यूएसए ने बोला आत्मनिर्भर भारत चल ही रहा है, तो हम भी आत्मनिर्भर यूएसए बनाएंगे। जैसे हमने प्रोडक्शन को कम करने के लिए अपने बंदों को स्किल दी, वैसे ही हम आईटी में अपने बंदों को स्किल देंगे। तो वो लोग आईटी में अपने बंदों को स्किल देने लगे, और जितने भी साउथ ईस्ट एशियन लोग वहाँ पे काम कर रहे थे उनको बोला निकलो यहाँ से। ठीक है, उनको बोला आप लोग निकलिए यहाँ से। इसलिए वहाँ पे जो है ले ऑफ होने चालू हो गए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कैसे ग्लोबल पॉलिटिक्स का खेल है। तो पहले सारा का सारा पैसा जो था पहले साउथ ईस्ट एशिया में आया, फिर यूएस वापस गया, फिर साउथ ईस्ट एशिया में वापस आया। अब धीरे धीरे वो लोग क्या कर रहे हैं, अपने पैसे को वापस जो है खींच रहे हैं। ठीक है, तो एक तरह से ग्लोबल पॉलिटिक्स का गेम है। लोगों को बाहर निकालने का मतलब ये है कि साउथ ईस्ट एशियन लोग, हम ये नहीं चाहते कि आप हमारे यहाँ काम करें, हम चाहते हैं कि हमारा बंदा जो है, हमारा बंदा हमारे यहीं काम करेगा। आप यहाँ पे काम करोगे तो हमारी मार्केट को जो कैप्चर कर जाओगे आप। ठीक है, तो ये इसी बात का डर हो रहा है यूएसए और यूरोप जैसी कंट्रीज़ को, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। और इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है पूरे साउथ ईस्ट एशिया पे भी, और यूरोप पे भी, और यूएसए में भी। ठीक है, क्योंकि सारी कंट्रीज़ में जितनी भी आईटी की कंपनीज हैं वो यूएस बेस्ड हैं, या यूएस बेस्ड नहीं है तो या तो कोई इंडियन कंपनी भी है तो वो कोई ना कोई यूएस का प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रही है। वहाँ पे जो है साउथ ईस्ट एशियन की ले ऑफ हो रही है, तो इन सब कंट्रीज़ में जो है दिक्कत हो रही है, कई सारी कंट्रीज़ में दिक्कत हो रही है। तो हम अगर एनालिसिस करें तो पहले एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आया, फिर फाइनेंशियल क्राइसिस जो था यूएसए में आया, अब आईटी का रिसेशन आया। मतलब आप देख सकते हैं क्राइसिस पे क्राइसिस जा रहे हैं। पहले जो दिक्कत हुई, पहले जैसे यूएसए में दिक्कत हुई क्योंकि एक्सपोर्ट हो रहा था, फिर फाइनेंशियल क्राइसिस की दिक्कत हुई क्योंकि आईटी वाले घुस गए, फिर आईटी का रिसेशन अब क्यों चल रहा है, अब इसलिए चल रहा है क्योंकि अब ले ऑफ हो रहे हैं। ले ऑफ क्यों हो रहे हैं, मैंने आपको बताया कि साउथ ईस्ट एशियन से टक्कर लेने के लिए, उनको भगाने के लिए, कि आप निकलो यहाँ से, कि हमारा बंदा जो है यूएसए का बंदा या यूरोप का बंदा वो हमारी कंट्री में बैठ के काम करेगा। ठीक है, इसलिए आईटी के रिसेशन हो रहे हैं। तो कंक्लूजन अगर हम देखें तो हम ये बोल सकते हैं ना कि ग्लोबलिज्म के चक्कर में ये क्राइसिस वाली साइकिल जो है वो 8-10 साल में रिपीट होती है। क्योंकि पहले एशियन क्राइसिस हुआ, 8-10 साल बाद फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, 8-10 साल बाद आईटी रिसेशन हुआ। अब दिक्कत क्या है कि अभी तो यूएसए मूव चल रहा है, यूएसए बंदों को बाहर निकाल रहा है, पर साउथ ईस्ट एशिया का नेक्स्ट मूव क्या होगा ये किसी को नहीं पता। क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया ने जैसे आईटी सेक्टर पे अपना एक पकड़ बनाई, उन्होंने एक स्पेस देखा, उस स्पेस को कैप्चर किया, आइडेंटिफाई किया, कैप्चर किया आईटी सेक्टर को। अब नेक्स्ट मूव क्या करेगा क्या पता, वो किसी और चीज़ पे जो है अपना मार्केट का डोमिनेंस कर ले, है ना। तो ये आने वाले टाइम में खैर हमको पता चलेगा। और दूसरी बात ये कि स्टूडेंट कम्युनिटी को क्या करना चाहिए जो बीटेक करके बैठे हुए हैं। भाई देखो, ले ऑफ उनके हो रहे हैं जो साउथ ईस्ट एशिया में, जो यूएसए में काम कर रहे हैं। ठीक है, जो यूएसए में काम कर रहे हैं उनके ले ऑफ्स हो रहे हैं। तो एज अ स्टूडेंट एक मैटर ऑफ कंसर्न तो है ये बात, क्योंकि एट द एंड आईटी सेक्टर जो जितना भी है तो वो वेस्टर्न वर्ल्ड से जो है वो थोड़ा कनेक्ट रखता ही है। तो ये थोड़ा कंसर्न वाली बात है। बट आप खुद देखो कि उन लोगों को भी अपनी इकॉनमी को रिवाइव करना है, और इकॉनमी को रिवाइव करने के लिए उनको स्किलफुल पर्सन चाहिए। तो भाई जो छिछोरे टाइप के बच्चे हैं जो डेप्थ में चीज़ें नहीं पढ़ते हैं, उन लोगों का ले ऑफ जो है पक्का होना है। ठीक है, और जिन्होंने ढंग से पढ़ाई कर रखी है, एकदम बहुत सब कुछ आता है उनको ढंग से, तो यूएसए भी चाहेगा ना यार इसका ले ऑफ क्यों करूँ, क्योंकि यार ये तो मेरे लिए एक एसेट है, ये तो मेरी इकॉनमी को आगे बढ़ाने के लिए काम आएगा। तो भाई सबको जो है, सब स्टूडेंट को मेरी तरफ से यही मैसेज है कि ले ऑफ किसी का भी हो या रिसेशन कहीं भी आए, हर कंट्री को एक स्किलफुल बंदा चाहिए, चाहे वो इंडिया हो चाहे यूएसए। आपको अभी क्या करना है, अपनी स्किल पे काम करना है
और डीप स्किल पे काम करना है। ऊपर ऊपर से पढ़ने से कुछ नहीं होगा। तो ये पूरी अप्रोच थी जो मैंने आपको बताया। कंक्लूजन मैंने आपको इसका पूरा बता दिया। अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय।